Hello students, welcome to RS Group of School online classes. Today's topic is a soil erosion, Mrida Apardan. Okay, this topic is included in a chapter Natural Resources. Okay, so let's discuss what is the soil erosion. So firstly we will discuss what is the soil. Okay, कि soil erosion से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि soil क्या होती है. ठीक है, तो soil जो होता है आपका soil is a part of essential part of a earth. कि जो आपकी soil होती है जिसे हम मिट्टी कहते हैं, ये हमारी अर्थ जो है इसका क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. आप कहते हैं कि जो सॉइल है वो किससे मिलके बनती है, तो फर्स्ट वन इज़ अ रॉक, मिनरल्स, वाटर, एयर. ठीक है, मीन्स पत्थर हो गए आपके, जो खनिज तत्व हैं, पानी, हवा, इनके द्वारा क्या बनती है, हमारी मिट्टी या सॉइल का निर्माण होता है. सॉइल में एक आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक आपकी परत आती है, लेयर प्रेजेंट होती है, दिस इज़ अ ह्यूमस. ह्यूमस मीन्स जिसे हम आपको हिंदी में बोलते हैं खाद कह सकते हैं, आपको मैन्यूटिक करके. ह्यूमस जो आपकी रहती है वो सबसे फर्टाइल मीन्स उपजाऊ आपकी परत होती है मिट्टी की, जिसे क्या कहते हैं, ह्यूमस. ह्यूमस बनती कैसे है, ये जो भी प्लांट्स की पत्तियां होती हैं पेड़ों से नीचे गिर जाती हैं, फिर वो कुछ समय बाद वो डिके हो जाती हैं, मतलब ठीक है गल जाती हैं. या जो भी एनिमल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, और फिर वो डेड होने के बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में उनकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, जिससे क्या रहता है कि डिकम्पोज होने के बाद में वो किस में मिल जाती है, सॉइल में मिल जाती है. ठीक है, तो वो जो आपका डिकम्पोज एनिमल बॉडी होती है, डिकम्पोज माने सड़ी गली हुई जो जानवर की बॉडी होती है, शरीर होता है वो, और पत्तियाँ, ठीक है, ये दोनों क्या मिलके बनाती हैं, ह्यूमस बनाती हैं. ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो सॉइल है उसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसके बेस पे हम सॉइल को डिवाइड कर सकते हैं. तो बेसिकली सॉइल इज डिवाइडेड इन अ मेन 4 पार्ट. फर्स्ट वन इज अ ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन एंड सी. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन विच पार्ट इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल. ठीक है, कि कौन सा सॉइल का भाग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसमें कौन कौन से तत्व या मिनरल्स पाए जाते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओ हॉरिजन को. ओ हॉरिजन क्या होता है कि इट्स अ टॉप मोस्ट सॉइल एंड मोस्ट फर्टाइल इन द एब्सेंस ऑफ एन. कि जो आपकी ओ हॉरिजन होती है, ओ लेयर होती है, ये क्या होती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल उपजाऊ होती है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया ह्यूमस प्रेजेंट होती है. ठीक है, और आपके जो मिनरल्स होते हैं वो सबसे हाई क्वांटिटी में किस में पाए जाते हैं, सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे पाए जाते हैं, सबसे ऊपरी परत पे पाए जाते हैं. इसके बाद हमारा आता है उसके नीचे जस्ट ए पार्ट आता है. ए पार्ट में क्या रहता है कि वो आपका यहाँ पे जो भी आपके सॉइल में पाए जाने वाले जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोवंस होते हैं, आपने पढ़ा है प्रोटोजोवा. ठीक है, इसमें और जो अर्थवॉर्म होते हैं, जो कि सॉइल की, अर्थवॉर्म मीन्स केंचुए, कि जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं. आपने पढ़ा होगा कि अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं, फार्मर फ्रेंड, किसान का मित्र. क्यों, क्योंकि वो जो सॉइल को पोरस कर देता है, मतलब आपने देखा होगा कि वो मिट्टी को खाता है अर्थवॉर्म. मिट्टी को खाने के बाद में क्या होता है, उसकी बॉडी से मिट्टी निकलती है. ठीक है, लेकिन वो जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी होती है. भुरभुरी मीन्स पोरस लाइक होता है, उसमें एयर आसानी से पास हो जाती है. तो जब वो एयर आसानी से पास हो जाएगी तो क्या होगा कि वो सॉइल और भी ज़्यादा उपजाऊ या फर्टाइल हो जाती है.
ठीक है, उसमें रिच क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अर्थवर्म आपका सॉइल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, लास्ट में आपका क्या आता है, ब्राउन कलर का एक बी पोर्शन होता है। बी वाला पोर्शन देखिए ब्राउन कलर का है। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पर आपके जितने भी कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सब जो आपके तत्व आपकी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो किस जोन में पाए जाते हैं, बी जोन में पाए जाते हैं। और सी जोन में सबसे बड़े बड़े कंकरीले पत्थर पाए जाते हैं जो, और वो जो सॉइल होती है वो आपकी एक तरह से किसी भी काम की वो लेवल नहीं होता है। तो आपकी जो रूट्स होती हैं ज़्यादातर कहाँ तक जाती हैं, वो बी जोन तक जाती हैं। तो जो आप कह सकते हैं कि जो सॉइल है, सॉइल के कौन से पार्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओ, ए एंड बी। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि नाउ लेट्स डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल कैसे बनती है। तो सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग, कि जो सॉइल होती है वो क्या रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर के टूटने से जो आपकी स्मॉल स्मॉल पीस हो जाते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी सॉइल। ठीक है, तो जैसे आप अब ये पत्थर टूटते कैसे हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं फ्लोइंग वाटर, जब पत्थर किनारे लगे होते हैं, वाटर का लेवल तेज होता है, तो उस तेज होने से क्या होता है कि पत्थर पे बार बार उसका टकराता है, टकराने से क्या रहता है कि पत्थर टूट जाते हैं, टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो टूट जाते हैं, तो उससे क्या होगा, सॉइल बन जाएगी। अगर रेन बहुत तेज़ी से होती है, बहुत, ये देखिए इसमें अगर हम बात करें, जो रेन आपका है ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत हाई क्वांटिटी में होती है, बहुत तेज होती है, तो उससे क्या रहता है कि अब वो पत्थरों पे गिरती है, पत्थर से गिरने पे क्या रहता है, वो पत्थर छोटे छोटे भागों में टूटने लगते हैं। हवा भी बहुत तेज़ चलती है, हवा की विंड के तेज़ चलने से भी पत्थर कि अगर ऊपर सतह पे पहाड़ पे हैं तो क्या होगा कि वहाँ से वो नीचे गिरने लगते हैं, लैंडस्लाइड होने लगता है, जिससे क्या रहता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि रॉक्स छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है। ठीक है, और जो आपका वेदर चेंजेस रहते हैं उसका भी ये इफेक्ट आता है, जिससे क्या रहता है, सॉइल आपकी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि एजेंट्स ऑफ इरोजन, अपरदन के क्या, किसके द्वारा अपरदन होता है, इरोजन मीन्स अपरदन। ठीक है ना, तो किसके द्वारा होता है, कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया विंड, वाटर एंड ह्यूमंस आर these three components of the responsible for the soil erosion। ओके, कि आपकी जो तीनों मेन आपके पॉइंट हैं जो कि क्या होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं इरोजन के लिए, अपरदन के लिए, हवा, पानी और मनुष्य। अब हम जानते हैं कि सॉइल इरोजन क्या होता है, यानी मृदा अपरदन क्या होता है। अभी हमने मृदा के बारे में जाना, सॉइल के बारे में जाना, सॉइल क्या होती है, किससे मिलके बनी होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सॉइल इरोजन क्या होता है, जो कि मेन हमारा टॉपिक है। तो सॉइल इरोजन इज द डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स और लैंड सरफेस, आल्सो टर्म अ लॉस ऑफ सॉइल। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि क्या होता है कि हवा से, पानी से, ठीक है, मनुष्य की क्रिया विधि से जो सॉइल जो होती है आपके बड़े बड़े पत्थरों से जो छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाती है, या एक जगह से पानी के बहाव से दूसरी जगह पे जाती है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो सब क्या कहलाते हैं, आपके सॉइल इरोजन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें आप पढ़ेंगे कि किस
अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द मेन रीजंस बिहाइंड द सॉइल इरोजन, कि सॉइल इरोजन होने का, मृदा अपरदन होने की मेन कॉज क्या है, किसकी वजह से ये होता है। ठीक है, इसमें मेन 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड सेकेंड इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब प्राकृतिक, पहला पॉइंट प्राकृतिक, दूसरा मनुष्य की या मानव निर्मित। तो प्राकृतिक क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि जो प्रकृति के द्वारा हो, मीन्स बाय द नेचुरल प्रोसेस। ओके, एंड ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स कि जिसमें मानव का इंटरफेयर हो, मीन्स मानव की गतिविधियां उसमें शामिल हो। तो नेचुरल प्रोसेस में आपका वाटर और विंड, हवा और पानी होता है, जबकि ह्यूमन एक्टिविटी में ओवरक्रॉपिंग माने फसल को बहुत ज़्यादा काट देना। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपकी सॉइल इरोजन हो जाता है, क्योंकि फसल की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो क्या करती हैं, मिट्टी को बांधे रखती है। इसके बाद ओवरग्रेजिंग मीन्स जो पशु होते हैं वो घास को खा लेते हैं बहुत ज़्यादा। जो कैटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको खेतों में, एक खलिहान में छोड़ दिया जाता है किसी ग्राउंड में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रासेस होती हैं, तो वो उनको खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी रूट कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ द प्लांट, कि हम लोग क्या होता है, पौधों को काटना। ठीक है, अभी मैंने बताया कि पौधे क्या होते हैं, जड़ों को के द्वारा भूमि को बांधे रखते हैं, लेकिन जब पौधों को काट दिया जाएगा बहुत अधिक मात्रा में, तो सॉइल क्या होगी, वहाँ पे रूट्स ख़त्म हो जाएंगी। तो जब सॉइल को फिर रूट्स बांध के नहीं रख पाएंगी, और वो क्या होगा, सॉइल पानी और हवा के द्वारा बह जाएगी। ठीक है, तो ये मेन क्या कॉजेस हो गए आपके सॉइल इरोजन के। Now let's discuss what the types of the soil erosion। अब हम बात करते हैं कि मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है। तो फर्स्ट वन इज अ शीट इरोजन। ओके, ठीक है, सॉइल इरोजन में के टाइप्स में पहला है शीट इरोजन। ठीक है, शीट इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द थिन लेयर ऑफ टॉप सॉइल बाय रेन ड्रॉप्स फ्रॉम द वाटर। कि जो आपकी इसमें क्या रहता है कि जो आपका मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा पानी के बहने से या फिर बहुत तेज़ की बारिश होने की वजह से जो ऊपर की मिट्टी होती है वो क्या होती है, बह जाती है एक जगह से, जहाँ पे वो सॉइल होती है वहाँ से क्या होता है, बह जाती है। अब जब ऊपर से मिट्टी हट जाएगी, ऊपर से मिट्टी हटने से क्या होता है कि ऊपर हमने अभी आपको बताया था ह्यूमस प्रेजेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। तो जिससे क्या रहेगा कि आपका जो सॉइल की उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाएगी। जब उपजाऊ या फर्टाइल उस कम हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ प्लांट नहीं लगेंगे, किसी भी तरह से वहाँ पे एग्रीकल्चर या कृषि कर पाना मुश्किल होगा। ठीक है, दूसरा आपका गुली इरोजन। गुली इरोजन मीन्स क्या है कि इन गुली इरोजन द सरफेस रन ऑफ इज़ वेरी हाई। गुलीज रिसेंबल लार्ज डिस्ट्रिक्ट और स्मॉल वैलीज आर मीटर टू 10 मीटर इन डेप्थ एंड ब्रीथ। मीन्स जैसे ये डायग्राम में आपको दिखाई दिया जा रहा है, क्या होता है कि पानी का जब बहुत तेज़ी से होता है तो वो क्या करता है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ये देखिए, ये जो आपका डायग्राम बन रहा है इस तरह से, ये इस तरह से कर लेता है, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका गुली कहलाता है। और इसमें क्या रहता है कि मिट्टी जो होती है वो आपकी बहकर चली जाती है। तो इस तरह से अगर आप इसमें देखते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो मिट्टी जाएगी वो क्या है, आपके ऊपर वाला ए जोन का भी ओ जोन भी जाएगा, ए जोन भी चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या कहलाता है, गुली इरोजन कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट रिल इरोजन। रिल इरोजन क्या हुआ कि इसमें देखिए चित्र में आपको दिख रहा है कि जो इन शीट इरोजन्स अकर विथ फुल फोर्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो शीट इरोजन होता है वो कैसे होता है, जब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कोई फोर्स वाटर का लगता है, यानी कि पानी का जो बहाव होता है बहुत तेज होता है। ठीक है, in cut well defined finger shaped groove like structure it appear as thin channel or stream, it's known as rill erosion।
कि अब रिल इरोजन क्या होता है, जिसमें इस तरह से उंगली की तरह जैसे छोटी छोटी सकरी आपकी पानी के बहाव की ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये कैसे बनता है, या तो कहीं बहुत ही ज़्यादा आपका झरना होता है, ठीक है, या आपका जब कोई बांध होता है जहाँ से पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से इस तरह से कटाव हो सकता है, इसे कटाव कहते हैं, ठीक है। कटाव के द्वारा जो ये आपका मृदा अपरदन होता है वो क्या कहलाता है, रिल इरोजन कहलाता है। नेक्स्ट, स्ट्रीम बैंक इरोजन। स्ट्रीम बैंक क्या रहता है, द रिवर्स ड्यूरिंग फ्लड स्प्लैश देयर वाटर अगेंस्ट द बैंक. In this way, the river cut through dam, particularly at curve, water strike with great speed and the bank curves in alongside. This type of erosion is also known as riparian erosion. इसमें क्या रहता है कि आपका कभी बाढ़ की वजह से या बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से जो आपके बांध होते हैं तो या फिर बाढ़ आ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि पानी जो होता है वो बह जाता है कट के दूसरी तरह से कर्व शेप में, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं रहता उसका कि बहुत ही तेज़ी स्पीड की वजह से वो क्या करता है कि मिट्टी को बहा के ले जाता है। तो इस तरह का क्या कहलाता है इरोजन, स्ट्रीम बैंक इरोजन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ और अदर टाइप्स के इरोजन या अपरदन क्या होते हैं। तो विंड इरोजन क्या रहता है, सॉइल इरोजन बाय विंड इज कॉमन इन ड्राई रीजन. Two characteristics of such region are first one is the soil is mainly sandy. The second, vegetation is very poor or even absent. मतलब हवा वाला इरोजन कहाँ पे होता है, वहाँ पे होता है जहाँ पे आपकी बालू होती है। बालू होने से क्या होगा, वहाँ पर आपके प्लांट नहीं होंगे, ठीक है, जिससे कि वो बांध के रख पाए। और बालू एक ऐसा है कि वो बांध के नहीं हो पाता है क्योंकि वो सैंड, ठीक है, जिस वजह से क्या होगा वहाँ पे आपका हवा आएगा, हवा के आने से क्या रहेगा कि वो उड़ाकर अपने साथ उस ऊपर की जो लेयर होगी उसको ले जाएगा और साथ में और भी कई सारे जो लेयर्स हैं उनको भी ले जाएगा। तो इसका रीजन मेन यही है कि वहाँ पे सैंडी सॉइल होगी। आपका वेजिटेशन मीन्स प्लांट, पेड़ पौधे बहुत ही कम होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड्स और स्लिप इरोजन. द हाइड्रोलिक प्रेशर विच इज कॉज्ड बाय हैवी रेन increase the weight of the rocks at cliff. As a result, they come under the gravitational force and finally slip or fall off. Okay, लैंडस्लाइड नाम से पता चल रहा है कि जैसे लैंड माने भूमि, स्लाइड माने मतलब गिरना, ठीक है। तो जब भूमि का या कोई पत्थर आपका बहुत ही ज़्यादा भूकंप के द्वारा या आपकी कोई भी प्राकृतिक घटना के द्वारा, जिसमें क्या रहता है हैवी रेनफॉल हो सकता है, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से पत्थर क्या होता है, जो बहुत हैवी पत्थर होता है, बड़ा पत्थर होता है, वो नीचे खिसक आता है, नीचे गिर जाता है पहाड़ से, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, आपका लैंडस्लाइड कहलाएगा, ठीक है, या स्लिप इरोजन कहलाएगा। और ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण फोर्स में क्या होता है कि कोई भी वस्तु क्या होती है नीचे गिरती है आके, तो जो पत्थर होंगे बड़े कहाँ जाएंगे, वो नीचे आएंगे, ठीक है। तो वो भी क्या होता है सॉइल के इरोजन का काम करते हैं। ये देखिए इस तरह से जब ऊपर से पत्थर गिरता है आके तो क्या करते हैं, ऊपर की जो चट्टान नीचे गिरेगी तो इस तरह से इस आपका स्ट्रक्चर बन जाता है पूरा। यहाँ पे देखिए क्या है आपका कि ये तो पूरा एरिया नॉर्मल हुआ जाके, ठीक है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है आपका क्या था, ये भी पहले नॉर्मल था, लेकिन ड्यू टू हैवी वाटर, हैवी रेनफॉल, ठीक है, बहुत बारिश ज़्यादा होने की वजह से या लैंडस्लाइड भूकंप की वजह से इतना पोर्शन क्या हुआ, वो खिसक के कहाँ आ गया, हमारा नीचे आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड या स्लिप इरोजन कहलाता है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन कि मृदा अपरदन से क्या प्रभाव होते हैं। फर्स्ट, रिड्यूस द क्रॉप प्रोटेक्शन, जो हमारी क्रॉप होती है, फसल होती है, वो कम हो जाती है, कम उसका उत्पादन होता है।
Eroded soil is deposited on river beds, raising their levels and leading to devastating floods, plant productivity decline, desertification etc. ठीक है, तो क्या रहता है इन सब की वजह से, जो आपकी नदी वगैरह होती हैं उनमें क्या रहता है आपका कि वो भी आपकी पूरी जो सॉइल होती है उनको बहा के पूरा ले जाते हैं। जैसे बाढ़ आती है, बाढ़ के आने से क्या रहता है, वो भी आपकी सॉइल को कि बहा कर ले जाती हैं, उसको खत्म कर देती हैं, सॉइल वेदरिंग कर देती हैं। ठीक है, प्लांट नहीं लगेंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, तो जब भाई सॉइल अच्छी नहीं होगी, सॉइल में ह्यूमस नहीं होगा, फिर वो प्लांट की भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और डिसर्टिफिकेशन माने आपका क्या रहेगा कि एकदम से बंजर हो जाएगी। ठीक है ना, वो जो भूमि होगी बंजर हो जाएगी, वहाँ पे किसी भी तरह से पेड़ पौधे उत्पन्न नहीं होंगे। तो ये सब क्या आएगा, सॉइल इरोजन का इफेक्ट आ जाएगा। इसकी वजह से ये सब प्लांट नहीं लग पाएंगे, आपकी कोई फसल नहीं लगेगी, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम सॉइल को कंजर्व कैसे करें, उसको सुरक्षा कैसे प्रदान करें। हाउ टू कंजर्व द सॉइल। ओके, फर्स्ट वन द many methods are included in this process, but first, main is the agronomic practice. Okay, so let's discuss the this point, agronomic practice. आज हम बात करेंगे एग्रोनॉमिक यानी कृषि के द्वारा जो सॉइल कंजर्वेशन किया जाता है, सॉइल की भूमि की सुरक्षा की जाती है, संरक्षण किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, दिस मेथड इन्वॉल्व प्रोटेक्शन ऑफ टॉप सॉइल बाय स्पेशल मेथड एंड स्कीम ऑफ। अब क्रॉप रोटेशंस क्या रहता है ये बात करते हैं। इट्स अ मेथड ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिसिमिलर क्रॉप इन एन एरिया सिक्वेंटली। हियर डिफरेंट क्रॉप आर grown in the same area by rotation, that is one after another. Crop rotation also help in the improvement of soil structure and fertility. इसमें देखिए क्या करते हैं क्रॉप रोटेशन में। पहली बात तो नाम से पता चल रहा है, क्रॉप रोटेट करना मतलब एक क्रॉप को वो फिर से वापस लौट के आएगी, फिर उसको लगाया जाएगा, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि कोई एक क्रॉप लेते हैं जो कि एक ही फैमिली की होती है, लेकिन वो क्रॉप अलग अलग होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, आपकी मटर है, ये सब पूरा दिया गया है, लेकिन ये आती किस में, वेजिटेबल्स में आते हैं, एक उसमें आते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इनको कुछ एक फसल हमने लगाई, वो उसकी हमें पैदावार मिल जाती है, वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। इसके बाद हमने दूसरी फसल लगा दी। ठीक है, फिर इसके बाद जब उसको हटाएंगे फिर पहली वाली लगा देंगे। ठीक है, फिर जब पहली वाली पूरी मैच्योर हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, फिर उसको हम दूसरी वाली लगा देंगे। इस तरह से क्या होता है कि वो आपके रोटेशन चलता रहता है, जिससे क्या रहता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। जो आपके क्रॉप रोटेशन से क्या रहता है कि आपका क्रॉप की सॉइल जो होती है वो फर्टाइल या उपजाऊ बनी रहती है। दूसरा आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। ये आपकी कहाँ रहती है, हिल स्टेशंस पे होते हैं, आपके पर्वतीय क्षेत्रों पे ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। इन दिस मेथड द कल्टिवेटेड क्रॉप एंड द कवर क्रॉप आर शोइंग अल्टरनेट स्ट्रिप ड्यूरिंग द सम पीरियड इन द सेम फील्ड। इसमें क्या करते हैं कि जो क्रॉप हम लगा रहे हैं उसको क्या करते हैं, अल्टरनेट के उसमें लगा देते हैं। ठीक है, अल्टरनेट रोपिंग कर देते हैं स्टेप्स में करके थोड़े थोड़े टाइम के बाद में। तो जिससे क्या रहता है कि वो आपकी भाई बारिश होगी, बारिश होने से क्या होता है कि वो कवर हो जाएगा। मतलब किस तरह से समझ रहे हैं आप, जैसे इसको इस तरह से समझिएगा। इसमें देखिए जैसे ये हमारा पूरा फील्ड है, खेत है, इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर प्लांट लगा दिया हमने, यहाँ पर प्लांट लगा दिया, और ये जो बीच वाला एरिया है ये क्या है, यहाँ पे सॉइल है, यानी यहाँ पर हमने अपनी फसल को बो दिया। अब अगर हवा आ रही है, हवा आने से क्या होगा, वो इन पेड़ों से टकराएगी, वो डायरेक्ट सॉइल पर नहीं आ पाएगी। तो डायरेक्ट जब सॉइल पे नहीं आएगी तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, सॉइल हवा में नहीं उड़ेगी। तो इससे क्या रहेगा कि ये आपको एक एग्रोनॉमिक कृषि के द्वारा के टाइम पे अपनाई जाने वाली युक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो मेन इतने ही टॉपिक आपके
चैप्टर्स में आपके सिलेबस में है। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो नाउ दिस टॉपिक इज completed. So please conserve the soil and save the earth, because soil is a very essential part of human being. Okay, so now let's thank you.